क्लास 12th प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। नंबर 1, क्या गिवन है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। यानी हम अगर किसी डिटरमिनेंट की एक रो को कॉलम से चेंज कर दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये R1 है, R2 है एंड R3 है, C1 है, C2 है एंड C3 है। यानी मैं अगर इसकी कॉलम को रो से चेंज कर दूं या रोज को कॉलम से चेंज कर दें तो अनचेंज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रोज को मैं इस कॉलम पे ले लेता हूं और इस कॉलम को इस रोज पे जाते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेंज हुआ, कोई डिफरेंस हुआ। सेकंड रो सेकंड कॉलम चेंज कर सकते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम चेंज कर तो अनचेंज होएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। इसके बाद आता है सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर हम दो रोज को इंटरचेंज करें या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट निगेटिव साइन आएगा। यानी अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, हम इसकी कोई दो रोज इस R1 को मैं ले जाऊं इंटरचेंज कर दूं R3 के साथ तो ये आ जाएगा 7 8 9 यहाँ और 4 5 6 1 2 3। यानी कोई भी दो रोज को हम इंटरचेंज करें तो विच इज इक्वल्स टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी साइन चेंज हो जाएगा। या दो कॉलम्स को हम चेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से कर दो, 1 2 3 चेंज करते हैं कॉलम 1 को कॉलम 2 से, 2 5 8 8 1 4 7 एंड 3 6 9 तो विच इज इक्वल्स टू माइनस का डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये सेकंड थी हमारे पास। उसके बाद आती है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी 3 वो क्या बोलती है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल तो जीरो हो जाएगा आंसर। आइडेंटिकल मीन्स मान लो एक हमारे पास ये डिटरमिनेंट है ऐसे 1 2 3 4 5 6 1 2 3। दो रोज या दो कॉलम्स अगर इक्वल आए, जैसे 1 2 3 1 2 3 टू रोज हमारी इक्वल होगी, R1 R3 इक्वल होगी तो आंसर विल बी जीरो। या टू कॉलम्स कोई से भी हमारे इक्वल तो आंसर विल बी जीरो हो जाएगा। 4 प्रॉपर्टी 4, if each element of a row or a column of a determinant is multiplied by constant k then its value gets multiplied by k। यानी वही जो मैं पहले बता चुका आपको कि अगर डिटरमिनेंट हमारे पास कोई a था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मान लो एक डिटरमिनेंट था हमारे पास ये, और इसमें कहीं पर 2 से मल्टीप्लाई हुई 2 2 टू द 4 2 3 ज़ा 6 4 5 6 7 8 तो 9। इसमें से हम एक 2 बाहर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर यहाँ भी कोई मल्टीप्लायर है उसको भी ले सकते हैं मल्टीप्लाई में। अगर इसमें भी कोई कॉमन आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई कॉमन आ रहा है तो उसे हम बाहर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आइडेंटिटी पहले ही बता चुका आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है इस सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एज द सम ऑफ टू मोर डिटरमिनेंट्स। कैसे? एग्जांपल, एक डिटरमिनेंट है हमारे पास ये, मान लो a प्लस 2 b प्लस 2 c प्लस 3 एंड c प्लस 4। और फिर आता है हमारे पास d e f g h
हाँ, मान लो ये एक हमारी डिटरमिनेंट है, इसमें कोई किसी एक रोज में या किसी एक कॉलम में कोई वैल्यूज प्लस में ऐड में है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? इसको लिखने का तरीका कि ये दो डिटरमिनेंट बनेंगी एडिशन में। एक तो बन जाएगी ए डी जी बी ई एच एंड सी एफ आई प्लस 2 3 4 डी ई एफ, ये ऐसे आ जाएंगे जी एच आई। तो अगर कोई किसी भी रोज या किसी भी कॉलम में कुछ वैल्यूज ऐड हुई हुई हैं तो हम उनको दो एज ए समीशन करके दिखा सकते हैं कि दो अलग अलग हमारी डिटरमिनेंट प्लस में हैं। ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 आती है क्या? इफ to each element of any row or column of a determinant the equi multiples of corresponding elements of row of other row or column are added, then the value of determinant remain the same. a1 a1 a2 ये है। अच्छा, जैसे प्रॉपर्टी हमारी 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये क्या बोल रही है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके और उसमें एडिशन हुआ है और दो आइडेंटिकल बन के आ रही है तो रिमेन अनचेंज रहेगी। मान लो एक ये है हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 b1 and c1। अच्छा, और यहां मैंने कुछ प्लस किया मल्टीप्लाई करके 2c1 2c2 प्लस 2c3। मतलब क्या हुआ? एक डिटरमिनेंट हमारे पास ऐसी आई जिसमें जो एडिशन हुआ है किसी एक रोज या एक कॉलम में वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके और उसी का कुछ एलिमेंट इसके साथ ऐड हुआ है। जैसे a1 b1 c1 था, a2 b2 c2 था, a3 b3 एंड c3 था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या ऐड किया कि एक कांस्टेंट वैल्यू मान लो 2 था, उसकी मल्टीप्लाई इसी के किसी एक कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करके उसको ऐड किया तो हमारी वैल्यूज अनचेंज होगी, यानी यही डिटरमिनेंट आएगा। कैसे? अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग के प्लस वाले को हम एडिशन करके दिखाएंगे कैसे। a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3 प्लस एडिशन है 2c1 2c2 2c3 2c1 2c2 2c3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। तो ज़रा ध्यान से देखिए, एक ये प्लस हुई एक प्लस हुई, लेकिन यहाँ इस पूरे कॉलम्स में से नेक्स्ट अगर हम अगली लाइन में करेंगे इसको एक्सपेंड करके तो ये 2 बाहर आ जाएगा, कॉमन है। तो हमारे पास क्या बचेगा? c1, यानी ये ऐसे आ जाएगा सिंगल 2 बाहर, तो सिंगल 2 हमारा कॉमन था इसलिए बाहर लिया। तो हमारे पास c1 c2 c3 c1 c2 c3 दो आइडेंटिकल, इसका आंसर क्या है हमारे पास? 0। तो हमारे पास रिमेन क्या आ जाएगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस के 0, दैट इज इक्वल्स टू वही डिटरमिनेंट क्या आएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर उसकी कोई वैल्यू मायने नहीं रखती है हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे पास प्रॉपर्टी सब कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी 4.2। तो इसमें दिया हुआ है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं करनी है फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन तक के लिए, और प्रूव करना है हमें ये
तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। प्रॉपर्टीज हमें यूज करनी है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स वाई जेड क्वेश्चन नंबर 1 एक्स वाई जेड यानी एक डिटरमिनेंट मान लेते हैं ये दिया हुआ है, तो एक्स वाई एंड जेड, फिर है ए बी एंड सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी इक्वल्स टू हमें 0 प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने कहा इसको एडिंग में दिखा सकते हैं। वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड एंड ए बी सी एंड ए बी सी, ये हमने यूजिंग की है प्रॉपर्टी 5th थी शायद मेरे ख्याल से, 2 एडिंग वाली। तो इसमें इसका आंसर हमारे पास 2 आइडेंटिकल आ गई, 2 आइडेंटिकल आई, तो इसका आंसर 0 और इसका आंसर 0, दैट विल बी द 0 डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज विल बी 0। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसे डिटरमिनेंट मानते हैं हम। a माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, और उसके बाद b माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। उसके बाद आता है हमारे पास सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, ये ना, हाँ ठीक है। तो हम इसको ऑपरेटिंग कैसे करेंगे? ऑपरेटिंग करने में हमें क्या होगा कि हम क्या करते हैं, इसको ये C1 C2 C3 है, तीनों को प्लस करते हैं। एक्सपेंडेंट C1 को हम करते हैं कैसे कि C1 प्लस C2 प्लस 3, यानी C1 में हम सारी प्लस कर देंगे। A माइनस बी में प्लस किया हमने, B माइनस सी में प्लस किया C माइनस ए, B माइनस सी में प्लस किया C माइनस ए एंड A माइनस बी, C माइनस ए माइनस बी प्लस B माइनस सी। उसके बाद आता है हमारे पास B माइनस सी एंड C माइनस ए, C माइनस ए एंड A माइनस बी, और A माइनस बी एंड B माइनस सी। A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट, ये सब जीरोज हो गए। रिजल्ट विल बी 0 0 एंड 0, B माइनस C माइनस A एंड A माइनस B एंड C माइनस A माइनस B एंड B माइनस C। जब हमारे पास तीनों रो 1 कॉलम्स पूरा का पूरा 0 आ गया तो देयर विल बी 0 आंसर आएगा, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। तो ये प्रूव हुआ हमारे पास। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पूरा डिटरमिनेंट चैप्टर में से कम 7 to 8 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चंस पेपर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
2 7 65 डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2 7 and 65 3 8 75 3 8 75 and 5 9 86 5 9 and 86 will be क्या शो कराना जी हमें 0। तो अब इसमें देखते हैं क्या करना है। देखो ध्यान से, हमारा 65 है, ये है और ये है। तो अगर मैं 65 में देखो माइनस कर दूं क्या इसका 9 टाइम्स और प्लस C1, तो क्या बनता है देखना, 63 + 2 65 = 0। इसी तरीके 75 में से मैं माइनस करता हूँ इसका 9 टाइम, 9 8 72 प्लस 3 75 ऐसे बनेगा। तो एक्सपेंड हम जो हमने इंटरचेंजिंग की है वो C3 में कर रहे हैं। C3 में भी इंटरचेंज कैसे कर रहे हैं कि C3 में से माइनस किया 9 टाइम्स ऑफ C2 + C1, तो देखते हैं क्या आता है। 2 3 5 7 8 and 9 65 minus 9 times of C2 63 plus 2 75 minus 9 time of 8 9 8 is 72 plus 3 86 minus 9 9 is 81 plus 5 2 3 5 7 8 9 0 0 and 0, देयर विल बी आंसर 0। तो डिटरमिनेंट हमारी जो क्वेश्चन नंबर 30 थी वो भी 0 हो गई, तो प्रूफ हुआ। अब बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं बाद में, क्योंकि लंबी हो जाएगी हमारी, काफ़ी बड़ी हो जाती है।